दुनिया को एक मैसेज गया। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यह लोकतंत्र का महापर्व जम्मू कश्मीर पूरी ताकत के साथ मना रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तीनों ने आतंकियों के खिलाफ लगातार अपना अभियान तेज कर रखा है। पिछले 4 दिनों में 4 आतंकवादी ढेर हुए हैं। अगर आपको आंकड़ा मैं दूं तो 11 सितंबर को उधमपुर में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को हमारी फोर्सेस ने ढेर किया था और उससे पहले 8 तारीख को राजौरी में एलओसी के ऊपर घुसपैठ करते हुए पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से 2 आतंकवादी मारे गए। और कुपवाड़ा में एक पेड़ के नीचे जड़ों में आतंकवादियों का खुफिया ठिकाना मिला है। और ऐसे कुपवाड़ा नहीं है, बल्कि कुलगाम और पुलवामा में भी ऐसे ठिकाने मिले हैं पेड़ों के नीचे। लेकिन कुपवाड़ा से गोला, बारूद, हथियार, यह सब वहाँ से बरामद किए गए हैं। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये कुपवाड़ा में पेड़ की जड़ों के नीचे 5 से 6 फीट गड्ढा बना करके आतंकवादियों ने इसमें छिपा के रखा हुआ था। और ये तस्वीर उसी समय की है जब हमारे जवानों ने जाकर के और वहाँ से बरामद किया गोला, बारूद, असलहा, राइफलें। इसी तरीके से जम्मू बेल्ट के तमाम हिस्सों में आतंकवादियों ने अपने असलहा, हथियार छिपा रखे हैं और उन्होंने कहीं और जाकर के पनाह ले रखी है। और हमारी फोर्सेस लगातार उनकी तलाश कर रही हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर रही हैं, यानी कि मौत के घाट उतार रही हैं। जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में जो चुनाव की स्थितियां हैं, 25 सितंबर को मतदान होगा, 1 अक्टूबर को और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर का मतदान है। यानी कि 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो जम्मू कश्मीर 2014 जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय 65.5% लोगों ने वोट किया था। 65.5%। और इस बार जब वहाँ के 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ तो 58.5% लोगों ने वोट किया। पिछले 35 साल में सबसे ज़्यादा मतदान इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में अपनी भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ा करके यह साबित किया है कि लोकतंत्र भारत का मजबूत है और लोकतंत्र में भारत के हर नागरिक का भरोसा है। और वो जानते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए ही उनका मुस्तकबिल दुरुस्त होगा, आने वाला समय सही होगा, उनके विकास और बेहतरी की गुंजाइश और बढ़ेगी। और वो जो माहौल था आतंकवाद का, अलगाववादियों का, डर का, दहशत का, पत्थरबाजों का, उसको उन्होंने अलविदा कह रखा है। वो गुजरे हुए वक्त की बातें हो चुकी हैं। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के लोग अब नए रास्ते पर हैं, एक नया सूरज देख रहे हैं, एक नया दिन दिख रहे हैं। और इस दिन में ग्रहण लगाने या फिर आतंक के जो बादल हैं, गुबार हैं, धमाकों से पैदा हुए, ये पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान और आईएसआई की साजिशों के चलते आतंकवादी करना चाहते हैं। और उनके मंसूबों पर हमारी सेना लगातार भारी पड़ रही है, पानी फेरती चली जा रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर में इस बार का मतदान जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया को एक बार फिर नया मैसेज देगा। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल वहाँ से एक रिपोर्ट भेजे हैं। पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद चर्चा में मेहमान को शामिल करता हूँ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए कुपवाड़ा में एक पेड़ की जड़ के नीचे बनाए गए आतंकियों के हाइडआउट को ध्वस्त कर
वहां से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इस चीज की जानकारी मिली थी कि कुपवाड़ा के एक जंगल में आतंकियों के हथियारों का एक ठिकाना है, मगर उस तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा था क्योंकि लगातार वहां तलाशी अभियान के बावजूद भी ये हथियार और उनका ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। मगर बीते कल जब सुरक्षा बलों ने एक पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एक पेड़ के जो है तने को जब वहां पर खुदाई शुरू की तो वहां पर लगभग 5 से 6 फीट नीचे खुदाई पर आकर जो है ये हथियारों का ठिकाना मिला, जिसमें सुरक्षा बलों को AK सीरीज राइफल के गोलियां, हैंड ग्रेनेड के साथ साथ RPG शेल्स तक बरामद हुए हैं। ये RPG शेल दरअसल एक किसी भी अपने टारगेट को दूर से टारगेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कई बार हमने अफगानिस्तान या फिर ये कहा जाए कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो अब बलोच जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं, उस तरह के ये शेल्स होते हैं। उसी के बाद सुरक्षा बलों ने जब ये जो हाइडआउट था इसको बस्ट किया है, उसके बाद अब जांच शुरू हो गई है कि आखिरकार ये हथियारों का जखीरा किसने और कब यहाँ पे छुपाया था। दरअसल जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं जो 18 तारीख से शुरू होंगे और इसी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आतंकियों ने इस इलाके में हथियारों को छुपाकर यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की उनकी मंशा थी, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई कर हथियारों के इस जखीरे को बरामद किया है और पुलिस अब इस चीज़ की जाँच कर रही है कि आखिरकार इन हथियारों को छुपाने वाले आतंकी कहाँ हैं और इनका यहाँ पर छुपाकर मोटिव क्या था। क्या आतंकी चुनावों के दौर में इन RPG शेल्स की के जरिए, रॉकेट्स के जरिए किसी जो है जो पोलिंग बूथ है या फिर किसी सुरक्षा बलों के ठिकाने को निशाना बनाने की फिराक में थे, इस चीज को लेकर अब जांच चल रही है। बंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। आतंकियों की तमाम कारगुजारियां, साजिशें नाकाम होती चली जा रही हैं और एक तरीके से हतोत्साहित हैं। ये सिर्फ आतंकी नहीं है, आतंकियों की वो आका जो पाकिस्तान में बैठ करके पैसे लेते हैं और पाकिस्तान की ISI जो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की दुकान चला करके पाकिस्तान के भीतर अपना एक राज चलाती है और उस ISI का मालिक मुख्तार पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष या पाकिस्तान की सेना जो वहाँ दूध, मलाई, साबुन, सर्फ सब बेचती है, पूरा पाकिस्तान बेच गई, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा है उसका। हुकूमतें उसकी मर्जी की होती हैं, लेकिन कभी गुनहगार पाकिस्तान का जनरल नहीं होता है, जबकि सारे गुनाह पाकिस्तान का जनरल करता है। लोकतंत्र को उसने गिरवी रखा हुआ है। पाकिस्तान में जमहूरियत कहने भर की है। कठपुतलियां हैं, अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों या राष्ट्रपति हों। फौज तय करती है और वही फौज अपने तहत एक खुफिया एजेंसी चलाती है जिसको ISI कहते हैं, जिसका जो हेड होता है कोई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का आदमी होता है, जैसे नदीम अंजुम की तारीख में है। और उस ISI काम ये है कि आतंकवादियों को आप पालिए, पोसिए, पैदा कीजिए और हिंदुस्तान में भेजिए। और हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की फौज, यहाँ की एजेंसीज, इन सब का जो पहला टारगेट है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर खतरे को और हर आतंकवादी को वहीं कब्र में दफन किया जाए। ये एक जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुपवाड़ा में जहाँ ये जड़ों के भीतर से असलहा, गोला बारूद मिले हैं और जिन 2 जगहों पर ठिकाने मिले हैं, ये आप देखेंगे तो ये रेड वाला श्रीनगर के आसपास का है और ठीक उत्तर पूर्व में पुलवामा ज़िला होता है। और कुपवाड़ा आप देख रहे होंगे, ये कुपवाड़ा जो ब्लू रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाला मुजफ्फराबाद है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद आती है, जो ब्लू रंग है वो मुजफ्फराबाद है। उसके ठीक बगल में कुपवाड़ा आता है और वहीं पेड़ के नीचे आतंकियों ने अपने असलहा, गोला बारूद छिपा रखे थे। और नीचे, इस श्रीनगर के नीचे दक्षिण में कुलगाम होता है। कुलगाम से लेकर शोपियां, बदगाम, ये दक्षिण कश्मीर का जो हिस्सा होता है, या अनंतनाग का जो दक्षिण का पार्ट है, यह सब साउथ कश्मीर है। और ये कभी डेन हुआ करता था आतंकवादियों का, उनकी पनाहगाह आज की तारीख में साफ है। अब वहाँ से वो भागे हैं जम्मू की तरफ और जम्मू के पूरे इलाके में किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, रियासी, रामबन, इस पूरे इलाके में वो चाहते हैं कि हम छिपें और
आतंकवादी वारदात को अंजाम दें। शुरुआती दौर में एक दो मामले तो उनके चले। आपको याद होगा कि 9 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उसी दिन राजौरी से जो बस लौट रही थी कठुआ के लिए, उस बस पर यात्री सवार थे, तीर्थयात्री, और उन पर गोलियां चलाई थी आतंकवादियों ने। यह कायराना हरकत हुई थी। जुलाई में उनकी गतिविधियां बढ़ी, लेकिन आज की तारीख में अब वो ठिकाने लगा दिए गए हैं। कमर टूट गई है, क्योंकि हमारी जो पैरा फोर्सेस हैं, जो स्पेशल कमांडोज हैं, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जम्मू कश्मीर की पुलिस है, सब ने पूरे इलाके को घेर रखा है और चुन चुन करके उनको मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले हालात बिगड़े और बिगड़ने के लिए एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकवादी संगठनों की थी, उसको पाकिस्तान, हिंदुस्तान के भीतर हमारी फोर्सेस ने ख़त्म कर दिया है, नस्तनाबूद कर दिया है। और अभी जो हालात हैं, जो चुनाव हैं, क्योंकि 14 और 19 तारीख को प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा है, चुनावी दौरा है। जो परिसीमन हुआ जम्मू कश्मीर का, जब राज्य का बंटवारा हुआ, लद्दाख अलग हुआ, जम्मू कश्मीर अलग हुआ, तो जम्मू कश्मीर में तब जो सीटें बच गई थी 83 सीटें और लद्दाख की 4, तो वो हटा करके परिसीमन हुआ और कुल मिलाकर के 90 सीटें बनी। 43 जम्मू रीजन की और 47 कश्मीर रीजन की। इन 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव शांतिपूर्वक हों, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, दूर दूर तक दहशत का नाम ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए हमारी फोर्सेस लगातार लगी हुई हैं। और हमारे 2 मेहमान ख़ास जो जम्मू कश्मीर के हालात की बारीक समझ रखते हैं, वहाँ के हालात से वाबस्ता हैं, लगातार वहाँ अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, वो आज हमारे साथ हैं। एसपी वैद्य साहब जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब जो पूर्व डीजी इन्फेंट्री हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, जनरल कुलकर्णी, ये जो पेड़ों के नीचे जगह बना करके आर्म्स एम्युनिशंस रखी जा रही हैं, दूर दराज के इलाकों में जा करके छिप करके एम्बुश लगाने की जो तैयारी रहती है, हालांकि अब मारे जा रहे हैं, उधमपुर में मारे गए, राजौरी में मारे गए, तो अब उनकी कमर टूट रही है। जो हमारी फोर्सेस का ऑपरेशन है और यह जो जिस तरीके से हम लगातार उनके ठिकानों को ढूंढ रहे हैं, चुनाव और आतंकवादियों की बमंशा, इन दोनों को आमने सामने रख करके मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो हमारी फोर्सेस ने जहां आकर के अपने आप को खड़ा किया है और आतंकवादियों की कमर जिस तरीके से टूटी है, इस पूरे सिचुएशन को आप कैसे एसेस करते हैं? राणा जी धन्यवाद। मैं कहूंगा कि आपने जैसे कहा कि ये जो माहौल है ठीक रहे और लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसमें ग्रहण ना लगे, इसमें कोई शक नहीं कि सारे जे.एन.के पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने भी वहां पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, फौज है, आरआर की पलटने हैं, सब मिलकर के ये यकीन करेंगी कि ये जो चुनाव है वो ठीक हो, क्योंकि 2014 के बाद ये जो चुनाव है वाकई बहुत ही मैं कहूँगा अहम चुनाव है। और हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से सब ने हिस्सा लिया। और पाकिस्तान जो है हर हमेशा, क्योंकि आतंक का गढ़ है, यही नहीं, पाकिस्तान मैं कहूँगा कि सितंबर 1947 से लगातार, मैं सितंबर 1947 कह रहा हूँ, और जब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो तो 26 अक्टूबर 1947 है, उससे पहले से लगातार कश्मीर के अंदर इस तरह की गतिविधियां करता आया है। और हमने देखा ये हमारे बीच में भी ऐसे तत्व हैं, लोग हैं जो उनका सहायता करते हैं, और उसी के कारण है, जैसे अब बार बार कहते हैं कि मछली जो है वो पानी के बिना रह नहीं सकती, उसी माफिक ये जितने भी आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जब तक उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक वो वहां पे पल नहीं सकते। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा अब मैं देख रहा हूँ फर्क,
ये जितने भी हम लोग ऑपरेशन कर पा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन अब कौन दे रहा है? वही लोग दे रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि वो लोग उन्हें पनाह देते हैं, इसलिए वो यहाँ पे जिंदा रह रहे हैं, पले जा रहे हैं, तो उन्हीं के बीच में से बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को खबर देते हैं, और उन खबरों के ऊपर हम लोग इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं। हमने देखा कुपवाड़ा में हो, कुलगाम में हो, पुलवामा में हो, राजौरी में हो, किश्तवाड़ में हो, डोडा में हो, सब जगह जहां पर भी धोख है, कहां कहां पर इन्होंने अपने हाइड आउट बना रखे हैं, किस गुफाओं में ये रह रहे हैं, ऊपर जो जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि वहां का जो टेरेन है, वो जो माहौल, वो जो ज्योग्राफी है, उधर ऊंचे पहाड़ है, इलाका बहुत ही कठिन है। और अब जब बारिश का मौसम है, वहां पे कहते हैं कि जहां धुंध होने के कारण वहां पे बहुत परेशानी होती है आने जाने। लेकिन जब वहां के लोकल्स खबर देते हैं इस तरह की, और हम लोग उस खबर के ऊपर जब एक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से कई 5 से 6 फुट नीचे, जैसे आपने कहा, पेड़ों के नीचे हो, जो धोख में हो, हथियार मिलते हैं, गोला बारूद मिलते हैं, आईडीज मिलते हैं, उनके रहने खाने पीने का सामान मिलता है। तो ये क्या दर्शाता है कि वही लोग जो इनको पनाह दे रहे हैं, कई लोग, उससे उनसे ज्यादा लोग हमारे पास हैं जिनके लोकल इंटेलिजेंस के कारण, जहां पे जेएनके पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वही है जो उनको खबर मिलती है, और उस खबर के ऊपर, एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोग सब मिल करके काम करते हैं, जॉइंट ऑपरेशन। तो मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो अब जो माहौल है, जो इलेक्शन का माहौल है, जिसमें सब मिल करके, जैसे आपने खुद कहा कि तकरीबन 50 सीटें हैं, फेज 1 और 2 में तकरीबन 500 कंटेस्टेंट्स हैं, हर एक कंटेस्टेंट को सिक्योरिटी है, और कितने सारे चुनावी जो ये अपना सब जगह जा करके प्रचार करते हैं, वहां पर उनके परमिशन के साथ उधर के इलाके को यकीन करना कि कोई हादसा ना हो। तो ये सब होगा। आप जी, मानिएगा राणा जी, इलेक्शन होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन लोग बिल्कुल होंगे, कोई शक ही नहीं है मुझे वैद राणा साहब, जी। चूंकि इस बार के लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे, उसके पहले साजिशें हुई होंगी, लेकिन वो इस तरीके से सामने नहीं आई जिस तरीके से इस बार जम्मू के इलाके में अचानक आतंकवादी वारदात जून के बाद से बढ़नी शुरू हुई। जाहिर है कि बहुत ही प्लान तरीके से किया गया होगा, कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी होगी और लंबे समय से चल रही होगी। लोकसभा चुनाव ने दुनिया में एक बड़ा मैसेज दिया था कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो लोकतंत्र में यकीन करती है, और वो अपने नुमाइंदे चुन करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने का भरोसा रखती है। अब ये चुनाव हैं, इन चुनाव में वहाँ की जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जो 370 की बहाली की बात करती हैं, 35A की बात करती हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव की तरह वो लोग भी वोट देंगे जिन लोगों को पहली बार 1947 के बाद वोट देने का अधिकार मिला, 370 के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद। यह जो स्थितियां हैं, चूंकि वहाँ आप देखेंगे तो जो चुनावी माहौल है वो बहुत पीक पे है आज की तारीख में। टेरर अटैक, टेरर थ्रेट लोगों के बीच में कितना अब आप मानते हैं? क्योंकि अब आप पिछले 3 महीनों को असेस कर रहे होंगे, जून से लेकर के और सितंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का दरमियान लगातार धीरे धीरे अब वो खत्म होता चला गया है। इसका असेसमेंट आपका आप कैसा है? देखिए राणा जी, नमस्कार। जैसे जनरल साहब कह रहे थे, जो जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान के लिए एक, जो आप इसको बहुत सारे लोग रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान बेसिकली अपने लोगों को, अपने लड़कों को तैयार करता है जिहाद के नाम पर और एक गजवा हिंद के नाम पर, और वो उसका बैटल ग्राउंड जम्मू कश्मीर है। और वो वहाँ की जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसए जैसे आप कह रहे थे, उनके लिए ये इंडस्ट्री है, और वो जानते हैं कि वो भारत की फौज से लड़ नहीं सकते, और इस तरह से अपने लड़कों को गुमराह करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको हथियार देते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो उनकी जो साजिशें भी होती हैं वो बदलती रहती हैं। हमने देखा किस तरह से पहले जब उन्होंने देखा कश्मीर में 317 हटा और दे वर टेकन बाय सरप्राइज, उसके बाद
हालात में एकदम तब्दीली आने लगी कश्मीर वैली में। और उसके बाद उन्होंने, अगर आपको याद होगा, 3-4 साल पहले टारगेटेड किलिंग शुरू की। और जब थोड़ी देर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को समझने में टाइम लगा कि किस तरह से हाँ। दो लड़कों को पिस्टल दिए जाते थे, टारगेट किया जाता था, जाके टारगेट दिया जाता था, इसको हिट कर दो, रेडी वाला है, कश्मीरी पंडित है, टीचर है, आउटसाइडर है, तो इस तरह लेबरर है, उसको वो बेसिकली डिरेल करना चाहते थे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पुश था डेवलपमेंट का। वहां जब हमें 6-8 महीने में, साल में वो सारा कवर किया, तो उन्होंने जम्मू की जो सिचुएशन थी उसको एक्सेस करके उसमें देखा कि यहाँ गैप्स हैं सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ 15 साल से बिल्कुल नॉर्मल था, तो यहाँ फोर्सेस जो बाकी जगहों पे जरूरत थी, इंडो चाइना बॉर्डर पे या दूसरी जगह, वह चली गई थी। तो उसका फायदा लेकर जम्मू में एस्केलेशन शुरू की। पिछले 2-2.5 सालों से अगर आप देखें, रजौरी पुंछ में फौज पर अटैक किए जा रहा है, और नए टैक्टिक्स के साथ, जिसमें आधुनिक हथियार जो अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान में, M4 हम्म। कार्बाइन, और किस तरह से वो जो नया तरीका उन्होंने निकाला जंगल वारफेयर वाला। और वो जिस तरह पहले आते थे, कैंप में घुसते थे, बाकियों को मारते थे, खुद भी मरते थे, वो नहीं। इस बार था कि हिट एंड रन, आप फौज को हिट करिए, मारिए, और अपना भागने का तरीका पहले निश्चित करिए। तो इस तरह से ये कर रहे थे। उसके बाद किस तरह, जैसे प्राइम मिनिस्टर की ओथ थी, तो उन्होंने यात्रियों पर, शिप खोड़ी से यात्री आ जी। रहे थे, उस पर हमला किया। और इस तरह के जम्मू में फिर नंबर ऑफ अटैक्स, कठुआ हो, उधमपुर हो, डोडा हो, हुए। अब जब हमारी फोर्सेस ने, हमारी फौज ने, हमारी JNK पुलिस ने, जब पिछली बार आर्मी चीफ यहाँ आए थे, सभी एजेंसीज के चीफ यहाँ आए थे, और यहाँ डिटेल मीटिंग हुई, उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से इन पर काबू करना शुरू किया गया है किया। जनरल हाँ, कुलकर्णी। टाइम टाइम लगता है, लेकिन टाइम आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रोल पे लाया। आपने देखा किस तरह रजौरी में कल इन्फिल्ट्रेट करते हुए 3-4 दिन पहले मारे गए, किस तरह हाँ। उधमपुर में मारे गए, अब और मारे जाएंगे, और इनका सफाया होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जी। अच्छी तरह से पोलिंग होगी, जिस तरह पार्लियामेंट के वक्त 60% वैसे पोलिंग ही हुई, चुनाव इस बार भी होंगे। जनरल कुलकर्णी, वैद साहब एक बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए चाहता हूं समझना कि अमेरिकन राइफल M4 अगर ये यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस ने जो हथियार छोड़े, उन हथियारों को हिंदुस्तान तक पहुँचाया जा रहा है। अब दो रास्ते हो सकते हैं, या तो अलकायदा हो सकता है या तालिबान हो सकता है। इन दोनों के हाथों से ये हथियार आ सकते हैं। तो क्या जो आतंकवादी संगठन हैं पाकिस्तान के, उनके अपने संपर्क हैं, या फिर इसमें अलकायदा शामिल है, तालिबान शामिल है? राणा जी, वैद साहब बहुत ही तजुर्बेदार डीजी हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। और मैं आपको बता सकता हूं कि M4 जब अफगानिस्तान के अंदर ISI, आपने देखा कि किस प्रकार से उस वक्त का ISI चीफ जो चाय पीने के लिए गया और बोला हमारा सब हम कंट्रोल में कर लेंगे, और आज खुद जेल में बैठा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हर हमेशा ये सोचता था, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क के द्वारा हो या अफगानिस्तान के अंदर ISI का नेटवर्क है, कि इसको एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलेगी और अफगानिस्तान के अंदर वो अपना कब्जा जमा पाएंगे और किसी तरीके से रोब और राज कर पाएंगे। वो ना हो सका, क्योंकि तालिबान, अमेरिका ने करोड़ों रुपए, करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार, स्पेशली स्मॉल आर्म्स जो हैं, वो छोड़ करके चले गए। चाहे उनमें से काफी उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किए, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तेमाल करे। इसलिए हम देखते हैं कि M4 काम है। अब वही तालिबान, पाकिस्तान में देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान लेकर के ISI बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी कहे, ये जो आतंकी संगठन है, अलकायदा जैसे हम लोग कहते हैं, बाकी इनके बीच में एक तालमेल रहता है, और वो तालमेल के द्वारा पाकिस्तान ने शुरुआत में ही वहां से काफी कुछ हथियार निकाले हैं। और वही हथियार हम देखते हैं कि कश्मीर में M4 कार्बाइन किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो जो हथियार है वो जरूर ISI ढकेल रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स के द्वारा हो, चाहे डिजी बोट बना करके, जैसे आपने मुजफ्फराबाद के ऊपर कहा, वहां पे किशन गंगा बहती है, वहां से आर पार किए जाते हैं, कई नेपाल के रूट से लाए जाते हैं, कई तरीके हैं इनके, टनल्स बना करके ये इस तरफ ढकेलते हैं। तो ये जो कार्रवाई करी, ISI का मकसद, पाकिस्तान का मकसद है टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। उनका मकसद है कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाना।
हमारा मकसद है कि उनकी जो भी आकांक्षा है उन पे पानी फेरना, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, और वो हो रहा है। आईएसआई कुछ बात का यकीन है, पाकिस्तान की फौज, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 20 to 25 बिलियन डॉलर, अरबों रुपए का बिजनेस करती है, साबुन से लेकर के सब कुछ, तेल पानी सब बेचती है, और वो पैसा वो कमाती है और वो आईएसआई के अंदर ढकेलती है। और प्लस पाकिस्तान की फौज ही ऐसी फौज है जिसका देश है, बाकी को देश में फौज होती है लेकिन वो एक फौज है जिसका पूरा देश है, फौज जिसका वो जिसने अपने इस्तेमाल कर रही है। पूरे देश को अपने कब्जे में ले रखा है। अभी जनरल साहब कह रहे हैं, दो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान जिसने तालिबान को अपने यहाँ पनाह दी, अपनी ज़मीन दी, गोला बारूद असलहा ट्रेनिंग सब दिया था, इसलिए कि अमेरिका परस्त जो पहले की सरकार थी, करज़ई की सरकार अफ़गानिस्तान में, वो हटे। ये तालिबानी लड़ करके उस सरकार को हटा गए, वहाँ अपनी सरकार बना गए, और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का है वो वही तालिबान है जो अफ़गानिस्तान में जाकर के बैठा हुआ है, जिसको पनाह पाकिस्तान ने कभी दी थी। और जाते जाते उसने पाकिस्तान में अपनी आग बो दी कि तुम लोग अगर पाकिस्तान के लोग हो तो तुम पाकिस्तान में भी शरीयत के मुताबिक चलने वाली एक हुकूमत तैयार करो, और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुआ, जो पाकिस्तान का आज की तारीख में सबसे बड़ा सरदर्द है। तो दुश्मन तालिबान उस पार अफगानिस्तान में जाके बैठ गया और अपने जैसा एक और तालिबान पाकिस्तान के भीतर पैदा कर गया। तो वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालने पोसने और हिंदुस्तान के खिलाफ गलत मंशा रखने के लिए लगातार अपना पैसा बहाता रहा, अपना समय लगाता रहा, आज की तारीख में वो खुद आतंकवाद का शिकार है और मरा जा रहा है। लेकिन वैद साहब, मेरा एक वाजिब सा सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, अब पत्थरबाज नज़र नहीं आते हैं जम्मू कश्मीर में, अलगावादी नेताओं की अब पूछ परख नहीं है, पता नहीं कहाँ हैं, अरसे से लोगों ने नहीं देखा होगा, जो सरकार के कभी वो हाकिम हुआ करते थे या मेहमान हुआ करते थे। इन लोगों के ख़त्म होने से आतंकवादियों की जो पहली पैठ थी कि हम इनको पकड़ के और वहाँ से अपना काम कर लें, वो कुछ कम तो ही होगी या कमतर या ख़त्म हो गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी वहाँ उनके सोर्सेस नहीं हैं तभी वो जंगलों में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, ठहर रहे हैं। लेकिन जब अलगाववादी नेता थे, जब पत्थरबाज तैयार किए गए थे, उस दौर में और आज के दौर में कितना अंतर महसूस करते हैं आप? राणा साहब, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल। पूछा है। अगर आपको याद होगा, जब बुरहान वानी हुआ उस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट हुई, और उस वक्त चरम सीमा पर था। इस 90s के बाद सबसे ज्यादा वायलेंस वो बुरहान वानी के इंसिडेंट के बाद हुई, और सेपरेटिस्ट कैलेंडर निकालते थे हर दिन की, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को यहाँ जुलूस निकलेगा, यहाँ पत्थरबाजी होगी, पूरा कैलेंडर निकलता था। स्कूल कॉलेजेस कहाँ बंद होने हैं, क्या होना है, और एक एक चीज की डिटेल दी जाती थी। उस काल पर सिविल कर्फ्यू लगता था, उस काल पर सारे लोगों की हड़तालें होती थी, बच्चों की पढ़ाई खराब होती थी। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। उसके बाद उन्हीं की शय पर टेररिस्ट जब कोई टेररिस्ट मारा जाता था, उसका ब्यूरियल होने के लिए लोग इकट्ठे हजारों की तादाद में होते थे, और वहां टेररिस्ट आते थे, हवा में फायरिंग करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कत ये होती थी, हमारे लिए टेररिस्ट को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं चाहते थे। तो अगर हम फायरिंग करते, और वो चाहते थे कि हम फायरिंग करें ताकि वहां दर्जनों में सिविलियन मारे जाएं, तो वो हमें प्रवोक करते थे, लेकिन हम उनके चाल में नहीं आते थे, क्योंकि भारत की फौज और पाकिस्तान की फौज में बहुत अंतर है। आप जनरल कुलकर्णी यहाँ है, आप इनके घर जाएंगे चाय पीने, आप 3 बेडरूम फ्लैट में मिलेंगे आपको। पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ मुझे बताइए जो पाकिस्तान में रहता है। जनरल कियानी वहां के आर्मी चीफ थे, उन्होंने पूरा आइलैंड खरीदा। बिल्कुल सही जनरल कह रहे हैं। वाजवा जनरल वाजवा वहां के अभी रिटायर हुए फौज आर्मी चीफ, आप उनका देखिए लिस्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहां जो आईएसआई है वो दुनिया का सबसे बिगेस्ट ड्रग कार्टेल चलाता है, और जैसे कि जनरल कुलकर्णी कह रहे थे, कितनी सारी वो स्वाय फौज के बाकी सारे काम करते हैं। फौज का काम जो है वो सिर्फ नीचे वाले कैप्टन तक ही करते हैं, बाकी वहां के जनरल जो है उनका मैं जितना कम बोलूं तो वो पूरे पाकिस्तान को
जिहाद सिर्फ गरीब बच्चों को लगाते हैं, अपने बच्चे आईबी कॉलेजेस में पढ़ते हैं ये और यही है, ड्यूल यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ड्यूल सिटीजनशिप है और वहां जाके सारा पैसा यहाँ से लेकर वहां इन मकान बनाते हैं। आप देखिए जनरल मुशर्रफ कहाँ मरे, पाकिस्तान की धरती नसीब नहीं हुई, कहाँ दुबई में मरे जाके। एकदम सही कह रहे हैं आप। जनरल मुशर्रफ के बाद जितने वो राहिल शरीफ हों, कियानी हों या बाजवा हों, ये सारे के सारे लोगों ने अपनी संपत्ति दुनिया के तमाम देशों में बनाई, कमाई और ऐश के साथ रहने वाले लोग। एक मुल्क जिसकी फ़ौज लुटेरी है, एक मुल्क जिसकी फ़ौज ड्रग्स का काम करती है, एक मुल्क जिसकी फ़ौज सब कुछ बनाती है, वो कारोबारी है, एक मुल्क जिसकी फ़ौज आतंकवादियों को पनाह देती है, उस मुल्क में आप सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, पाकिस्तान अगर मारा हुआ है तो अपना मारा हुआ है, उसकी अपनी फ़ौज का मारा हुआ है। आज जिस भी हालात में देश है वो अपने चलते हैं और अपनी फ़ौज के चलते हैं। जिस फ़ौज पर हिंदुस्तान को नाज है, जिस फ़ौज की गिनती दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी के तौर पर होती है, जिस फ़ौज की गिनती दुनिया के तमाम ऑपरेशंस में जान की बाजी लगा करके दूसरे मुल्कों में अमन बहाली के लिए होती है, उस फ़ौज का मुल्क हिंदुस्तान है। और एक लुटी पुटी डकैत ड्रग कार्टेल चलाने वाली जो आर्मी है पाकिस्तान, आज उसका मुल्क पाकिस्तान किस हाल में है आप देख रहे हैं। कटोरा लेकर के वहाँ का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने खड़ा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और चुनाव की पूरी तैयारियाँ हैं। प्रधानमंत्री की 14-19 तारीख की यात्राएँ हैं, जो रैलियाँ हैं, और हमारी फोर्सेस ने वहाँ आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। इसलिए इस बार लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव भी पूरे उल्लास के साथ होंगे और लोकतंत्र का यह महापर्व जम्मू कश्मीर की आवाम पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाएगी।